हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सौरभ जैन मैथमेटिक्स एकेडमी। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट ये चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम मैथ्स 2 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो है इंश्योरेंस एंड एन्युटी। हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है इंश्योरेंस एंड सेकंड है एन्युटी। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट, इंश्योरेंस। व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? इंश्योर मीन्स श्योरिटी किसी चीज़ की। जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं तो चांसेस है कि अनसर्टिनिटी हो और कुछ ना कुछ लॉस हो। तो ये अनसर्टिनिटी को हम लोग श्योरिटी दिला पाए कि अनसर्टिनिटी का कुछ ना कुछ रेशो हम लोगों को रिफंड मिलेगा या रिटर्न मिलेगा। तो क्या होगा? हमारा बिजनेस करने का तरीका जो है वो फ्लोलेसली होते जाएगा। इसीलिए इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। इंश्योर मीन्स श्योरिटी टू रिकवर द लॉस। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस इज बेसिकली प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस, यानी कि हमें जो लॉस होने वाला है उस लॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं? तो इंश्योरेंस निकालते हैं, राइट। सो एक एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है, मान लीजिए आज के डेट में कोई भी नॉर्मल पर्सन कई चीज़ों के लिए इंश्योरेंस निकालता है। सबसे पहले वो अपनी लाइफ के लिए इंश्योरेंस निकालता है। लोग क्या करते हैं? तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं अपनी लाइफ के लिए कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे फैमिली की अर्निंग्स बंद हो जाएगी, फैमिली मेंबर्स का क्या होगा। तो इसीलिए वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं। देन शॉप का इंश्योरेंस, जो हमारा बिजनेस है, क्योंकि वहाँ पर भी हो सकता है कि जो गुड्स है वो आग लगने से या किसी और रीज़न से भी हमें बिजनेस में लॉस हो सकता है, तो इसीलिए भी शॉप का इंश्योरेंस निकालते हैं। इवन जब हम ट्रैवलिंग करते हैं बाय फ्लाइट्स, बाय ट्रेन्स, जब हम IRCTC से बुकिंग करते हैं या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से हम बुकिंग करते हैं, तो वहाँ पर हमें हमारे टिकट्स निकालते टाइम हमें वो पूछते हैं कि आपको इंश्योरेंस निकालना है या नहीं। क्योंकि इनकेस उस ट्रैवलिंग के टाइम हमें कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? तो हमें पे करेगी। और जब हम ड्राइव करते हैं और कभी कभी ट्रैफिक पुलिस हमें पकड़ लेती है तो हमसे वो इंश्योरेंस के पेपर मांगती है, राइट। जो हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स, इनके लिए भी हम लोग क्या करते हैं? तो इंश्योरेंस निकालते हैं, राइट। सो ये अलग अलग चीज़ों के लिए हम लोग इंश्योरेंस निकालते हैं। लॉस से बचने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इंश्योरेंस निकालते हैं। अभी इंश्योरेंस कौन प्रोवाइड करता है? तो इंश्योरेंस ये एक कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे हमने भारतीय जीवन बीमा निगम ये एक कंपनी का एग्जाम्पल लिया है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ये एक एग्जाम्पल है ओनली। सबकी अलग अलग कंडीशंस होती है और रूल्स भी अलग अलग होते हैं। तो ये इंश्योरेंस कंपनी का क्या होता है? तो ये एक एजेंट होता है। मुझे जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस निकालना है तो मैं उस एजेंट के थ्रू इंश्योरेंस निकाल सकता हूँ। मीन्स मैं इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो परचेस कर सकता हूँ कंपनी से। तो उस कंपनी को मुझे रेगुलर प्रीमियम पे करना है। उसके लिए मैं प्रीमियम पे करते जाऊँगा और जब मुझे लॉस होगा कोई, तब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? तो मुझे वो लॉस के लिए पे करती है। सो ये होता है हमारा इंश्योरेंस का कंसेप्ट। अब इसमें टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं वो देखते हैं। इंश्योरेंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस। जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो इंश्योरेंस एक पर्सन जो है वो अपने लाइफ पर निकालता है, राइट। लाइफ के लिए मतलब कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके इसमें इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? तो उसके फैमिली को पैसे देगी। मतलब अ पर्सन हुज विशेस टू बी इंश्योर्ड फॉर लाइफ एग्रीज टू पे द इंश्योरेंस कंपनी अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी periodically.
मतलब जो आदमी अपनी लाइफ के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे करने के लिए रेडी है, किसे पे करने के लिए रेडी है? तो इंश्योरेंस कंपनी को, राइट? मीन्स वो कैसे पे करेगा? पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मतलब समय समय पर। दिस अमाउंट इज कॉल्ड प्रीमियम। वो अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? तो प्रीमियम बोलेंगे। द पीरियड ऑफ द पेमेंट, जो पीरियड होता है पेमेंट का वो क्या होता है? कैन बी अ मंथ, मतलब महीने में एक बार। अ क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स थ्राइस इन अ मंथ, मतलब 3 महीने में एक बार। हाफ ईयर मीन्स 6 महीने में एक बार। और अ ईयर मतलब साल में एक बार। ऐसे पेमेंट का पीरियड हो सकता है। आगे क्या बोला है? कॉन्टैक्ट बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड द पर्सन अंडर विच अ स्पेसिफिक अमाउंट इज पेएबल बाय द इंश्योरेंस कंपनी ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन और ऑन द पर्सन अटेनिंग अ पर्टिकुलर एज। मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको एक अमाउंट पे करेगा आपकी डेथ के बाद। अगर आप बड़ी पॉलिसी ले रहे हो तो उसके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी आपका पेमेंट, मतलब जो प्रीमियम है वो डिसाइड करती है। अगर आप 50 लाख की पॉलिसी ले रहे हो, यानी कि आपकी डेथ के बाद आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है? तो 50 लाख रुपीज़ मिलने वाले हैं। तो उसके हिसाब से आपका प्रीमियम का अमाउंट डिसाइड होगा। और अगर आप 1 करोड़ की पॉलिसी ले रहे हो तो आपका प्रीमियम उसके हिसाब से ज़्यादा रहेगा। और ये भी देखा जाएगा कि आप आज की डेट में कितना अर्न करते हो, फिर उसके हिसाब से देखा जाएगा कि आप उतना प्रीमियम पे कर सकते हो या नहीं। मीन्स आप उतनी बड़ी पॉलिसी भी ले सकते हो या नहीं, राइट? तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारे फैक्टर्स देखता है कि सच्ची में आप उतने वैल्यूएबल हो या नहीं। मान लीजिए एक पर्सन है और वो कुछ भी अर्न नहीं करता है, बेगर है, और वो समझो 80 लाख की पॉलिसी ले रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना चलने वाला है। तो वैल्यूएशन भी देखा जाता है कि उस पर्सन का वैल्यूएशन क्या है। तो आप जो भी इनकम टैक्स पे करते रहोगे उसके हिसाब से आपका वैल्यू निकाला जाएगा और आपको उतने अमाउंट की पॉलिसी मिल सकती है। मीन्स आप ले सकते हो। आपको चाहिए तो आप कम भी ले सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन यू। अगर कम लोगे तो प्रीमियम भी कम होगा और ज़्यादा अमाउंट का लोगे तो प्रीमियम भी ज़्यादा रहेगा। आगे क्या बोला है? इन रिटर्न द इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज टू पे अ डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ मनी इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। मीन्स इंश्योरेंस कंपनी एग्री है डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ मनी पे करने के लिए आपकी डेथ के बाद में। डिफाइनाइट मतलब जितने अमाउंट की आपने पॉलिसी निकाली है उतनी अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करने के लिए एग्री है। आगे क्या बोला है? और मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी दैट इज एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। मीन्स आपका कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी आपको वो अमाउंट पे करेगी। दिस अमाउंट इज कॉल्ड पॉलिसी वैल्यू। हम वो अमाउंट को क्या बोल सकते हैं? तो पॉलिसी वैल्यू। सो ये हुआ लाइफ के ऊपर। इसी तरीके से हम हमारे वैल्यूएबल्स मीन्स अलग अलग वैल्यूएबल्स के ऊपर इंश्योरेंस निकालते हैं, राइट? और उसे हम कहते हैं जनरल इंश्योरेंस। अभी जनरल इंश्योरेंस क्या है वो देखते हैं। जनरल इंश्योरेंस कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के जो भी सारे इंश्योरेंस होंगे वो सब किस में आ जाते हैं? तो वो सब जनरल इंश्योरेंस में आ जाते हैं। आगे क्या बोला है? जनरल इंश्योरेंस अलाउज अ पर्सन टू इंश्योर प्रॉपर्टीज लाइक बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज एंड गोडाउन्स containing a goods against a possible loss due to fire, flood, earthquake etc. यानी कि ऐसा कोई भी नुकसान हो, किससे नुकसान होगा? तो फ्लड से, उसके बाद में अर्थक्वेक से और फायर से हमारा जो भी नुकसान होगा तो उसका जो पेमेंट है वो कौन करेगी? तो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। ओके, अभी जनरल इंश्योरेंस के अलग अलग टाइप्स भी है। अभी वो कौन से? तो फर्स्ट जो है वो है फायर इंश्योरेंस, उसके बाद में सेकंड जो है वो है मराइन इंश्योरेंस और थर्ड जो है वो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं फायर इंश्योरेंस क्या है।
फायर इंश्योरेंस में क्या होता है कि एक इंसान एक फिक्स पेमेंट करता है इंश्योरेंस कंपनी को, मीन्स जितने की उसने पॉलिसी ली है उतने का, और इसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है तो आग लगने के बाद उस इंसान की हेल्प करती है। मीन्स जितने पैसों का उसने इंश्योरेंस निकाला होगा उतना अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी उसे पे करती है, मीन्स रिटर्न देती है। फॉर एग्जांपल पेट्रोकेमिकल्स है, उसके बाद में कॉटन जिनिंग्स है, वहाँ पर आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर फैक्ट्री एंड जिनिंग के ओनर्स क्या करते हैं तो जो गुड्स है उसका वो इंश्योरेंस निकाल लेते हैं। और यहाँ पर भी वही बोला है, मतलब हम पूरे प्रॉपर्टी का भी इंश्योरेंस निकाल सकते हैं या उसमें से कुछ पार्ट्स का भी इंश्योरेंस हम निकाल सकते हैं। जो पार्ट्स हमें ऐसे लगता है कि हाँ कि इसका नुकसान हुआ तो हमें उसका लॉस होगा, तो उतने पार्ट का भी हम इंश्योरेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है मराइन इंश्योरेंस। मराइन इंश्योरेंस में कार्गो, शिप्स, टर्मिनल्स, बाय एयर, बाय रोड, बाय सी के नुकसान को कवर किया जाता है। मीन्स रोड एक्सीडेंट, देन प्लेन क्रैश होने से, देन जहाज़ों के डूब जाने से जो लॉस होता है वो मराइन इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। द टाइम दे लीव द सेलर्स वेयरहाउस टिल द टाइम दे रीच द बायर्स वेयरहाउस। जाहिर सी बात है, अगर कोई कंपनी अपने सामान को, गुड्स को एक देश से दूसरे देश से लाने का और भेजने का काम करती है तो सामान की वैल्यू भी है वो क्या होगी तो लाखों और करोड़ों में होगी। तो अगर सामान इतना कीमती है तो रिस्क भी ज़्यादा ही होगी, राइट। तो अगर हम सामान बाय सी, बाय रोड और बाय एयर भेज रहे हैं तो रिस्क भी बढ़ जाता है, बिकॉज वी डोंट नो कब क्या हो जाए। तो इसीलिए मराइन इंश्योरेंस निकाला जाता है। यहाँ पर क्या बोला है, मराइन इंश्योरेंस कवर्स गुड फ्राइट, फ्राइट मतलब रेंट पर देना, कार्गो एक्सेट्रा अगेंस्ट लॉस्ट और डैमेज, लॉस और डैमेज ड्यूरिंग ट्रांजिट बाय रोड, रेल, सी और एयर। मैंने अभी आपको वही बोला, शिपमेंट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द टाइम दे लीव सेलर वेयरहाउस टिल द टाइम दे रीच बायर्स वेयरहाउस। मतलब सेलर के वेयरहाउस से लेकर बायर्स के वेयरहाउस तक जो टाइम है उतना टाइम हमें मराइन इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। मीन्स उतने टाइम में अगर हमारे गुड्स को कुछ भी हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी तो हमें उसका पेमेंट करेगी, मतलब जितने का गुड्स है उतना हमें वो पेमेंट करेगी। ओके, मराइन इंश्योरेंस ऑफर्स कंप्लीट प्रोटेक्शन ड्यूरिंग गुड्स एंड कंपेंसेट्स द इवेंट ऑफ एनी लॉस। मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है, अगर हमने मराइन इंश्योरेंस निकाला तो वो क्या करेगी तो कंप्लीट प्रोटेक्शन देगी हमारे गुड्स को, मतलब जितने का भी गुड्स है उतने गुड्स का हमें वो प्रोटेक्शन देगी। अगर हमारा गुड्स का कुछ भी लॉस हो जाए, मतलब आग लगने से या कोई भी रीज़न से हमारा नुकसान हो जाए तो कंपनी क्या करेगी, हमारा प्रोटेक्शन करेगी। प्रोटेक्शन मीन्स हमें उसके बदले पेमेंट करेगी, पैसे देगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्सीडेंट इंश्योरेंस। एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, एक्सीडेंट में व्यक्ति की डेथ होने पर उस इंसान के फैमिली को इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कॉम्पेंसेशन का पूरा पैसा दिया जाता है और इसमें फिजिकल डिसएबिलिटी को भी कवर किया जाता है। यहाँ पर क्या बोला है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस इज अ पॉलिसी दैट कैन रियम्बर्स, रियम्बर्स मतलब भुगतान करना या रिटर्न करना, योर मेडिकल कॉस्ट, प्रोवाइड कंपेंसेशन इन केस ऑफ डिसेबिलिटी और डेथ कॉज्ड बाय एक्सीडेंट। मैंने अभी आपको सेम वही बोला है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस अलाउज इंश्योरिंग व्हीकल्स लाइक कार्स, ट्रक्स, टू व्हीलर्स एक्सेट्रा अगेंस्ट टू अ व्हीकल ड्यू टू द एक्सीडेंट। This policy also covers the liabilities of insured person to third parties involved in the accident। मतलब जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको लेके थर्ड पार्टी भी जो है वो भी इन्वॉल्व हो सकती है इसमें। द पीरियड ऑफ सच पॉलिसीज इज़ 1 ईयर। ऐसी पॉलिसी का जो पीरियड होता है वो कितने साल का होता है तो
1 साल का होता है। तो ये हुए हमारे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अब हमें जो एग्जाम्पल्स है हमारे एक्सरसाइज में वो लाइफ इंश्योरेंस से भी रिलेटेड है और जनरल इंश्योरेंस से भी रिलेटेड है, बट मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम्पल्स जो है वो हमारे जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड है। सो इसके लिए हमें जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स को समझना होगा। सो लेट्स सी क्या है वो टर्म्स। सबसे पहले है प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू क्या होता है? मैं जिस चीज का इंश्योरेंस निकालने वाला हूं उस प्रॉपर्टी का ओरिजिनल वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ एंटायर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी वैल्यू। तो जो मेरा एसेट्स है उस एसेट के पूरे वैल्यू को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी वैल्यू। बट मुझे मेरे प्रॉपर्टी की पॉलिसी नहीं निकालनी, क्योंकि मुझे पता है कि जितनी बड़ी पॉलिसी होगी उतना बड़ा मेरा प्रीमियम होगा। सो प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा ऐसा है जो ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है कि अगर समझो उसका नुकसान भी हो गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उस चीज़ का इंश्योरेंस नहीं निकालूंगा, राइट। बट जब मैं प्रॉपर्टी वैल्यू कह रहा हूँ तो पूरे प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि मेरा कोई शोरूम है और उस शोरूम में बहुत सारी चीज़ें होगी, कपड़े होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, देन डेली यूजेस की चीज़ें होगी, सब होगा। तो मेरा शोरूम है तो मैं सभी चीज़ों के ऊपर इंश्योरेंस निकालूंगा जो मेरे शोरूम में है। बट यस, जब मैं प्रॉपर्टी वैल्यू कह रहा हूँ तो मैं उस सभी चीज़ों का वैल्यूएशन लूंगा और वो मेरा प्रॉपर्टी वैल्यू होगा। बट उसमें से मुझे पता है कि डेली यूजेस की जो चीज़ें हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है, तो मैं जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके ऊपर इंश्योरेंस नहीं लूंगा, बिकॉज क्या होगा कि मेरा प्रीमियम बढ़ जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी है, एसी है, ऐसे ही चीज़ों का मैं इंश्योरेंस लूंगा, राइट। सो ऐसा है कि टोटल वैल्यू जब देखूं मैं मेरे शोरूम की तो 1 करोड़ रुपीस है। मीन्स मेरे शोरूम में जो सामान है वो 1 करोड़ का सामान है, बट उसमें से जो इम्पोर्टेंट एसेट्स देखूं तो वो 80 लैक्स का है। सो मैं 80 लैक्स के एसेट पे ही क्या निकालना चाहता हूँ, तो पॉलिसी निकालना चाहता हूँ। सो मेरे प्रॉपर्टी का वो हिस्सा जिसका मैं इंश्योरेंस निकालने वाला हूँ वो मेरा क्या हो जाएगा, तो वो मेरा पॉलिसी वैल्यू हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड इज कॉल्ड पॉलिसी वैल्यू। सो जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे शोरूम में 1 करोड़ का सामान था तो वो मेरा प्रॉपर्टी वैल्यू है, बट उसमें से मैं 80 लैक्स का ही जो सामान है उसका ही इंश्योरेंस निकाल रहा हूँ तो वो मेरा 80 लैक्स क्या हो जाएगा, तो पॉलिसी वैल्यू हो जाएगा, ओके। और इसके हिसाब से मेरा प्रीमियम निकाला जाएगा, राइट। तो मैंने आपको बोला कि प्रीमियम किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो आपके पॉलिसी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि जितनी बड़ी आपकी पॉलिसी होगी उतना बड़ा आपका प्रीमियम होगा। नेक्स्ट है प्रीमियम। सो प्रीमियम ये जो है इंश्योरेंस कंपनी को आपको जब आप इंश्योरेंस ले रहे हो तब आपको ये अमाउंट क्या करना पड़ता है, तो आपको हर साल इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ता है। द अमाउंट पेड टू द इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योर द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रीमियम। प्रीमियम रेट्स आर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड। मतलब ये जो प्रीमियम है वो आपको परसेंटेज में दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछा है कि 10% ऑफ वैल्यू, तो आप परसेंटेज किसका लोगे, तो पॉलिसी वैल्यू का। तो प्रीमियम जो है वो किसके ऊपर निकाला जाता है, पॉलिसी वैल्यू के ऊपर निकाला जाता है। और सेम वे में कई बार पॉलिसी वैल्यू जो है वो परसेंटेज में दिया होता है। आपको बोला है कि टोटल प्रॉपर्टी 20 लैक्स का है, बट उसमें से 80% इंश्योर्ड है आपका, और आपने पॉलिसी वैल्यू कितने की निकाली है, तो 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू निकाली है, मीन्स 80% ऑफ 20 लैख, ओके। और जो 80% ऑफ 20 लैख आएगा वो आपका क्या होगा, तो पॉलिसी वैल्यू होगा, और उसके ऊपर आप क्या निकालेंगे, तो प्रीमियम निकालेंगे, ओके। नेक्स्ट है हमारा पीरियड।
सो पीरियड मीन्स क्या होता है कि कितने ड्यूरेशन के लिए आपके और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड। सो जनरली यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस के केस में कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होता है। मीन्स एक साल का पॉलिसी हम निकालते हैं। मीन्स वो साल में अगर लॉस हुआ तो ठीक है, नहीं तो वो पैसे गए। सो ये ड्यूरेशन जनरली 1 साल का होता है। नेक्स्ट है लॉस। मान लीजिए शॉर्ट सर्किट से मेरे शोरूम में आग लग गई और आग लगने से मेरे शोरूम में जो गुड्स है वो जल गया। तो लॉस मतलब क्या होता है, ऐसे गुड्स जो डैमेज हुए हैं। सो द वैल्यू ऑफ डैमेज टू द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज लॉस, राइट। 80 लाख का पॉलिसी हमने निकाला था और हमारा टोटल 1 करोड़ का गुड था। तो आग लगी तो मेरा 1 करोड़ में से 50 लाख का ही गुड जला है। तो लॉस मीन्स जितने वैल्यू का गुड्स हमारा डैमेज हुआ है, द वैल्यू ऑफ डैमेज टू द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज लॉस। अब लॉस हुआ है हमारा तो हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे कि भाई मेरा लॉस हुआ है, मुझे मेरा पैसा दो। तो आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगते हो, वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा क्लेम होता है। द अमाउंट दैट द इंश्योर्ड कैन डिमांड अंडर द पॉलिसी। इंश्योर्ड मीन्स हम। सो हम आग लगने पर इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम करते हैं कि यस मेरा इतना लॉस हुआ है, वो पैसे मुझे दो, तो उसे क्या कहते हैं, क्लेम। बट यहाँ पे तो वो लॉस ही हुआ ना, नहीं, एक्चुअली ऐसे नहीं होता है। मान लीजिए आपका 50 लाख का गुड्स जला है, बट आप इंश्योरेंस कंपनी से 50 लाख मांगो, ऐसे नहीं होता है। आपकी बात बराबर है कि 50 लाख का गुड्स जला है, बट हम पहले चेक करेंगे कि 50 लैक्स में हमारा कौन सा गुड्स जल गया है। अगर उसके अंदर डेली यूजेस का गुड्स होगा तो हम वो क्लेम ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने उस चीज़ का इंश्योरेंस निकाला ही नहीं था। तो इंश्योरेंस कंपनी हमें उस चीज़ का पैसा क्यों देगी। सो क्लेम हमें एक फॉर्मूला से निकालना होता है। जो हमारा लॉस है, इंश्योरेंस कंपनी हमें पूरा पैसा नहीं देगी, क्योंकि हमने पूरे प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं निकाला था। बट हाँ, अगर हमने पूरे प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकाला होता तो हम पूरा लॉस क्लेम कर सकते थे। अगर हमने पूरे प्रॉपर्टी की पॉलिसी नहीं निकाली थी, हमारी पॉलिसी वैल्यू कम थी, तो इंश्योरेंस कंपनी कम पैसे देगी। और उसका एक फॉर्मूला होता है जिससे हम क्लेम फाइंड करते हैं, और लॉस में से वो क्लेम फाइंड करने के बाद हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगते हैं, यानी कि क्लेम करते हैं। सो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है। जनरली आपको कैलकुलेशंस में आपको याद रखना है, प्रीमियम का अमाउंट आपको निकालना है और आपको प्रीमियम परसेंटेज में दिया है, तो आप किस पर निकालोगे, तो पॉलिसी वैल्यू पर। सेम अगर आपको पॉलिसी वैल्यू परसेंटेज में दिया है तो आप किस पर निकालोगे, तो प्रॉपर्टी वैल्यू पर। ओके, सो ये आपको याद रखना है। तो देखते हैं हमारे क्या क्या फॉर्मूलाज है। जैसे कि मैंने आपको कहा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तो पॉलिसी वैल्यू। किसके ऊपर, तो प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर, राइट। तो अगर पॉलिसी वैल्यू मुझे परसेंटेज में दिया है तो मैं क्या करूँगा, वो प्रॉपर्टी वैल्यू पे निकालूंगा, तो वो मुझे मिल जाएगा, राइट। सो अगर मेरा पॉलिसी वैल्यू परसेंटेज में दिया है तो मेरा उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, परसेंटेज इनटू प्रॉपर्टी वैल्यू। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, बट आप लिख सकते हो। देन हमारा अमाउंट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम किसके ऊपर निकाला जाता है, तो पॉलिसी वैल्यू के ऊपर। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। हमने देखा कि ये इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस किसके थ्रू लेते हैं, एजेंट के थ्रू, राइट। सो इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, जो एजेंट हायर किए हैं उनको कमीशन देता है। कंपनी उन्हें कहती है कि आप जितनी बड़ी पॉलिसी लाओगे तो
तो तुम्हें उतना बड़ा कमीशन हम देंगे। क्यों? जितनी बड़ी पॉलिसी होगी उतनी बड़ी क्या होगी, तो प्रीमियम होगी। तो प्रीमियम अगर ज़्यादा मिल रहा है कंपनी को तो कंपनी क्या करेगी, कमीशन भी ज़्यादा देगी। दैट मीन्स जो एजेंट का कमीशन है, कंपनी एजेंट को जो कमीशन देती है किसके हिसाब से देती है, तो उसके प्रीमियम के हिसाब से देती है। उनका परसेंटेज तो फिक्स होगा बट वो किसके ऊपर निकाला जाएगा, प्रीमियम के ऊपर। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एजेंट कमीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन इनटू अमाउंट ऑफ प्रीमियम। और एक फॉर्मूला है क्लेम का, और वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। यहाँ पर हमारा इंश्योरेंस का कंसेप्ट क्लियर होता है। अब हम एक्सरसाइज 2.1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। फाइंड द प्रीमियम ऑन अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹25 लाख। मतलब हमारे प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, 25 लाख है। हमें क्या फाइंड करने बोला है, तो प्रीमियम। ओके, एट 3%। मतलब हमें प्रीमियम फाइंड करने बोला है। क्या रेट से फाइंड करने बोला है, तो 3% के रेट से। बट 25 लाख ये हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू है और 3% क्या है, तो रेट ऑफ प्रीमियम। और हमें पता है प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। और हम 25 लाख पे निकाल नहीं सकते हैं बिकॉज ये क्या है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू। तो हमें पॉलिसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें दो केसेस दी है। फर्स्ट क्या है, इफ द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, यानी कि 25 लाख का प्रॉपर्टी और हमने क्या किया है, तो पूरे प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकाला है, यानी कि हमारा पॉलिसी वैल्यू भी क्या है, तो 25 लाख है। सेकंड केस क्या है, द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू, यानी कि 25 लाख हमारे पूरे प्रॉपर्टी का वैल्यू है बट उसमें से पॉलिसी कितने का निकाला है, तो 80% का, यानी कि हमारा पॉलिसी वैल्यू दूसरी कुछ होगी जो हमें कैलकुलेट करनी होगी। और दोनों ही केस में जो प्रीमियम है वो कितना पे करना है, तो 3%। सो लेट्स स्टार्ट। से पहले जो गिवन दिया है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन दिया है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी दी है, तो 25 लाख। तो प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू 25 लाख। देन प्रीमियम कितना है, 3%। सो रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू 3%। अब मुझे दो केस के हिसाब से सॉल्व करना है। फर्स्ट केस में क्या कहा है, द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड। मीन्स क्या हो गया कि मेरी जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वही मेरी क्या है, तो पॉलिसी वैल्यू है। मतलब सिंस द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, द पॉलिसी वैल्यू इज सेम एज प्रॉपर्टी वैल्यू। तो मैं अमाउंट ऑफ प्रीमियम डायरेक्टली 25 लाख के ऊपर निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो पॉलिसी वैल्यू है वो कितनी आएगी, तो 25 लाख। बिकॉज मेरी प्रॉपर्टी वैल्यू और पॉलिसी वैल्यू दोनों क्या है, तो सेम है। तो मेरा अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। रेट ऑफ प्रीमियम कितना है, 3%। पॉलिसी वैल्यू कितनी है, 25 लाख। तो 3% ऑफ 25 लाख विच इज इक्वल टू 3/100 इंटू 25 लाख। 2020 कैंसल, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 25,000। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू कितना आएगा, तो 75,000। अब केस 2 पे आते हैं। क्या बोला है केस 2 में, द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू, यानी कि पूरे प्रॉपर्टी का ओनली 80% का ही हमने इंश्योरेंस निकाला है, मीन्स पॉलिसी निकाली है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पॉलिसी वैल्यू निकालना होगा। द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। देन पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। और हमें प्रॉपर्टी वैल्यू पता है कितना है, 25 लाख।
तो 80/100 इंटू 25 लाख, 2020 कैंसल, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 25,000, देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 20 लाख। तो मेरा अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या हो जाएगा? तो अगेन सेम फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। रेट ऑफ प्रीमियम हमें पता है कितना है, 3%, और पॉलिसी वैल्यू हमने अभी निकाली है, कितनी है, 20 लाख। तो 3% ऑफ 20 लाख, देयरफॉर विच इज इक्वल टू 3/100 इंटू 20 लाख, 2020 कैंसल, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू 60,000। हमें सिर्फ प्रीमियम फाइंड आउट करने बोला था, जो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अभी एग्जांपल नंबर 2 क्या है वो देखते हैं। अ शॉप इज वैल्यूड एट ₹3,60,000, यानी कि शॉप का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू। आगे बोला है फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू, दैट मीन्स 3,60,000 का 75% निकालेंगे तो क्या मिलेगा, पॉलिसी वैल्यू। ओके, देन बोला है इफ द रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.9%, मतलब रेट ऑफ प्रीमियम कितना बोला है, तो 0.9%। आगे बोला है फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर ऑफ द शॉप। हम क्या करेंगे, 3,60,000 के ऊपर 75% निकालेंगे तो हमें पॉलिसी वैल्यू मिलेगी, और उस पॉलिसी वैल्यू पर 0.9% लेंगे तो प्रीमियम मिलेगा। और हमें वही पूछा है, और भी कुछ पूछा है उन्होंने, देखते हैं क्या पूछा है। ऑल्सो फाइंड द एजेंट्स कमीशन इफ द एजेंट गेट्स कमीशन एट 15% ऑफ द प्रीमियम। एजेंट को कमीशन किसके ऊपर मिलता है, तो प्रीमियम के ऊपर। मीन्स पहले प्रीमियम फाइंड करेंगे, उसी के ऊपर उसका कमीशन भी होगा। कितना है कमीशन, तो 15%। सो पहले हमें प्रीमियम निकालना है, देन एजेंट का कमीशन। सो गिवन लिख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ द शॉप विच इज इक्वल टू ₹3,60,000, दैट इज अवर प्रॉपर्टी वैल्यू। और क्या बोला है, 75% ऑफ इट्स वैल्यू, मीन्स पॉलिसी वैल्यू ऑफ द शॉप इज 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ द शॉप, मीन्स पॉलिसी वैल्यू ऑफ द शॉप इज इक्वल टू 75% ऑफ 3,60,000। तो वो कैसे आएगा, 75/100 इंटू 3,60,000, 2020 कैंसल, तो पॉलिसी वैल्यू ऑफ द शॉप इज इक्वल टू 75 इंटू 3,600 एंड विच इज इक्वल टू 2,70,000। तो 2,70,000 ये मेरा पॉलिसी वैल्यू आ गया, और इसके ऊपर मुझे रेट ऑफ प्रीमियम कैलकुलेट करना है। कितना बोला है, तो 0.9%, और मुझे अमाउंट ऑफ प्रीमियम पता है कितना है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना है पता है क्या, नहीं, वो हमें फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ प्रीमियम कितना है, 0.9%। पॉलिसी वैल्यू कितनी है, अभी निकाली, 2,70,000। तो 0.9% ऑफ 2,70,000, 0.9/100 इंटू 2,70,000, तो कैसे आएगा, 9/1000 इंटू 2,70,000, 3030 कैंसल, तो 9 इंटू 270, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना आएगा, ₹2,430। और अब इस प्रीमियम के ऊपर क्या निकालेंगे, तो कमीशन, और कमीशन का फॉर्मूला क्या है, तो कमीशन ऑफ एजेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन इंटू अमाउंट ऑफ प्रीमियम। रेट ऑफ कमीशन मीन्स R% इंटू अमाउंट ऑफ प्रीमियम, तो कमीशन ऑफ एजेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन कितना दिया है हमें,
15%, और अमाउंट ऑफ प्रीमियम हमने अभी फाइंड आउट किया है, वो है 2430। तो 15/100 इंटू 2430 विच इज इक्वल टू 364.5। ये हुआ हमारा एजेंट का कमीशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। अ पर्सन इंश्योर्स हीज ऑफिस वैल्यूड एट ₹5 लाख, यानी कि उसके ऑफिस का वैल्यू कितना है 5 लाख, यानी कि वो उसका प्रॉपर्टी वैल्यू है। फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू, तो 80% क्या बोला है, तो पॉलिसी वैल्यू बोला है। तो टोटल 5 लाख में से 80% का पॉलिसी निकाला है उसने। सो पॉलिसी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, 5 लाख का 80% लेकर हम पॉलिसी वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम इफ ही पे ₹13,000 एज अ प्रीमियम, यानी कि यहाँ पर प्रीमियम का अमाउंट दे दिया है, परसेंटेज ऑफ प्रीमियम नहीं दिया है, तो वो हमें फाइंड करने बोला है। आगे उन्होंने बोला है ऑल्सो फाइंड एजेंट्स कमीशन एट 11%। सो प्रीमियम तो हमें दिया हुआ है, कितना है 13,000, इसके ऊपर 11% निकालना है, तो हमें एजेंट कमीशन मिल जाएगा। यहाँ पर हमें रेट ऑफ प्रीमियम फाइंड करना है, और रेट ऑफ प्रीमियम हमारे कौन से फॉर्मूले में आता है, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम के फॉर्मूले में। और क्या है अमाउंट ऑफ प्रीमियम का फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। सो अगर मुझे अमाउंट पता है और पॉलिसी वैल्यू भी पता है, तो मैं रेट निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे पॉलिसी वैल्यू निकालना पड़ेगा, बिकॉज प्रीमियम का अमाउंट तो मुझे दिया हुआ है। तो गिवन लिख लेते हैं, क्या है गिवन, वैल्यू ऑफ द ऑफिस इज इक्वल टू 5 लाख। तो हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है 5 लाख, और इसका 80% बोला है हमें। सो हमारा पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉलिसी वैल्यू इज 80% ऑफ द वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5 लाख, 2020 कैंसल। पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 80 इंटू 5,000, तो विच इज इक्वल टू 4 लाख। तो पॉलिसी वैल्यू कितना हुआ हमारा 4 लाख रुपीज। अब ऊपर हमें क्या निकालना है, तो प्रीमियम, बट हमें प्रीमियम निकालने के लिए परसेंटेज तो पता ही नहीं है, वो तो हमें फाइंड करने बोला है। तो हम रेट ऑफ प्रीमियम को एज्यूम कर लेते हैं आर परसेंटेज से, बिकॉज हम रेट आर से डिफाइन करते हैं। लेट द रेट ऑफ प्रीमियम बी आर परसेंटेज, और अमाउंट ऑफ प्रीमियम का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना गिवन दिया है 13,000, रेट ऑफ प्रीमियम हमें फाइंड करना है, और पॉलिसी वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी है 4 लाख। तो कैसे आएगा, 13,000 इज इक्वल टू आर परसेंटेज ऑफ 4 लाख, विच इज इक्वल टू कैसे आएगा, 13,000 इज इक्वल टू आर अपॉन 100 इंटू 4,000, 2020 कैंसल। तो R इज इक्वल टू 13,000 डिवाइडेड बाय 4,000। इधर 4,000 मल्टीप्लाई था, उधर आने के बाद क्या हुआ, वो डिवाइड हुआ। देन R इज इक्वल टू कितना आएगा, तो 3.25%। उन्होंने एजेंट कमीशन भी पूछा है, क्या है, ऑल्सो फाइंड एजेंट कमीशन एट 11%, यानी अगर उसका रेट ऑफ कमीशन 11% है तो एजेंट का कमीशन कितना होगा, तो कमीशन ऑफ एजेंट इज इक्वल टू आर परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम। आर परसेंटेज कितना दिया है, मतलब रेट ऑफ प्रीमियम 11%, और अमाउंट ऑफ प्रीमियम हमें गिवन दिया हुआ है, कितना है 13,000। तो 11% ऑफ 13,000, 11 अपॉन 100 इंटू 13,000,
2020 कैंसल, तो 11 इंटू कितना आएगा 130 एंड एजेंट कमीशन इज इक्वल टू 1430। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट होता है और जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही होगी देन वाई आर यू वेटिंग गाइज, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज।